राजधानी दिल्ली में अभी मौसम भले ही सर्द हो, मगर यहाँ राजनीतिक स्थितियां बहुत ही गर्म हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी बनी रहती है। आए दिन कोई न कोई विवाद सामने आता ही रहता है। ये विवाद उठा शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने मामले को लेकर। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम हर बार बाधा बन जाता है, जिसके अनुच्छेद 339 के तहत ये कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच नजीब जंग के समय से ही हुई टकराव की शुरुआत खत्म ही नहीं हो रही। 2015 से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रही है, ताकि उसे पूर्ण प्रशासनिक शक्तियां मिल सके। ऐसा नहीं है कि यह टकराव अब तक सिर्फ बयानों में हो रहा है। 2015 से लेकर अब तक कई बार ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है। सबसे पहले एलजी और सरकार के अधिकारों में भ्रम को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, और जिसने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है। मगर 2021 में केंद्र सरकार ने जीएनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 अधिनियम में संशोधन करके एक बार फिर से बाजी मार ली। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कानून हैं जो बार बार इस टकराव की वजह बनता रहता है। जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम हर बार बाधा बनता है, जिसके अनुच्छेद 339 के तहत ये कहा जाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि जीएनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 का अनुच्छेद 339 है क्या। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट के तहत ऐसा जरूरी नहीं था कि मंत्रिपरिषद किसी भी निर्णय की फाइल एलजी को भेजे, लेकिन अगले ही साल इसमें संशोधन करके अनुच्छेद 339 जोड़ दिया गया। 239 ए के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और उपराज्यपाल को इसका प्रशासन। इस कानून के तहत दिल्ली की पुलिस, जमीन और लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के अधिकार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार को दे दिए गए थे। दिल्ली सरकार को इन तीनों के अलावा किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन संसद के नियमों के अनुरूप ही वो कानून बना सकती थी, और इसके लिए उपराज्यपाल की सहमति लेना जरूरी था। अनुच्छेद 339 ए ने एलजी को अधिकार दे दिया कि अगर कभी भी दिल्ली सरकार और एलजी में कोई मतभेद होता है तो मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। अगर फैसला ऐसा हुआ जिस पर तुरंत निर्णय लिया जाना जरूरी है तो एलजी का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। इसी अनुच्छेद के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी अनुच्छेद के तहत दिल्ली में सीएम की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर की जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जीएनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 में संशोधन किया था। जीएनसीटी दिल्ली के संशोधन कानून 2021 के तहत एक बार फिर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियों को बताया गया। दिल्ली में 27 अप्रैल 2021 से ये कानून मान्य भी हो गया। इसके तहत दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। अब चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। दिल्ली अधिनियम 1991 के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अधिकार कुछ इस तरीके से होते हैं कि पहला है सेक्शन 6 के अंतर्गत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा के सत्र को बुलाना, विधानसभा का विघटन और स्थगन करने का अधिकार है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि दो विधानसभा सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।
दूसरा अधिकार है सेक्शन 9 के अंतर्गत उपराज्यपाल को किसी भी मुद्दे पर राज्य विधानसभा को संदेश भेजने का अधिकार है। ये संदेश किसी भी लंबित विधेयक के संबंध में या फिर किसी अन्य मुद्दे पर भी हो सकता है। इस संदेश पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को उपराज्यपाल को देनी होती है। तीसरा अधिकार है सेक्शन 22 के अंतर्गत वित्तीय बिलों के लिए विशेष प्रावधान होता है। इसमें विधानसभा में किसी भी बिल को उपराज्यपाल की सहमति के बिना पेश नहीं किया जाएगा। अगर वो बिल निम्न में से अगर कोई भी किसी भी मुद्दे पर संबंधित है, जैसे कि किसी भी कर को लगाना, कर को हटाना, कर में छूट देना, परिवर्तन या विनिमय करना और वित्तीय दायित्वों से संबंधित किसी भी कानून में परिवर्तन करना। तीसरा, राज्य की समेकित निधि से किसी राशि का विनिमय करना। ये तय करना कि कौन सा खर्च राज्य की समेकित निधि में आएगा, यानी कि किसी भी खर्चे का भार राज्य की समेकित निधि पर डालना या फिर ऐसे किसी भी खर्चे की राशि में बढ़ोतरी करना। अगला है राज्य की समेकित निधि में किसी धन की प्राप्ति होना या फिर इस निधि से किसी राशि को बाहर निकालना, यानी कि मुख्यमंत्री उपराज्यपाल की अनुमति के बिना इस निधि से राशि बाहर नहीं निकाल सकता। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही एक बार कहा था कि वो अपनी मर्जी से एक पेन भी नहीं खरीद सकते। ये बात यहाँ पर यही साबित करती है। इस प्रकार आपने जाना कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस कारण से लोगों को चुनी गई सरकार भी अपनी मर्जी के हिसाब से फैसले नहीं ले सकती और उसे ज्यादातर कार्यों के लिए भी उपराज्यपाल की अनुमति लेनी ही पड़ती है, जो कि राष्ट्रपति के इशारे पर काम करता है। और अगर केंद्र और राज्य में दो अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं तो राज्य सरकार के लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण है कि दिल्ली की वर्तमान केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच हमेशा खींचतान मची रहती है और ऐसी खबरें लगातार आती ही रहती हैं। लेकिन इसी बीच एक और भी खबर सामने आई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 के तहत केवल राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों में नियम बनाने के लिए 2 नई शक्तियां सौंप दी हैं। 16 जनवरी को गृह मंत्रालय ने 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की थी। इसमें यह निर्देश दिया गया था कि दिल्ली एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अधिसूचनाओं के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी राष्ट्रपति द्वारा समान शक्तियां प्रदान की गई थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।